वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला गैर मुल्की क्रिकेट टीम्स के दौरों की मनसूखी पर आज एक लंबी चौड़ी तफ्तीशी रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए। इसका फायदा होगा या नुकसान? ईवीएम और आई वोटिंग पर मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बजाय अब दोनों ऐवानों की मुश्तरका इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी बनने जा रही है। ये क्यों हुआ और ये चलेगा या नहीं? एक और मुआविन खुसूसी फारिग हो गए हैं। ये म्यूजिकल चेयर कब तक जारी रहेगी? वज़ीर आज़म ने बीबीसी के साथ इंटरव्यू में लड़कियों को तालीम से महरूम करने को गैर इस्लामी करार दिया है। इसके पीछे क्या है? इन तमाम उमूर पर नजर डालेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम, नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सिटी साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। नजम सिटी साहब, बहुत अहम बात, बहुत बड़ी खबर। हम अभी तक तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा क्यों ख़त्म किया, मनसूख किया, वो वापस पहुंच गई है टीम। और जो भी कयासराइयाँ हो रही हैं आखिरकार खोल के सामने रख दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कि हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। आपको मेरा ख्याल है पहले वो गुफ्तगू सुना देते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। 20 अगस्त 2021 को आर्टिकल आता है, उससे पहले 19 अगस्त को एहसान एहसान की एक फेक जो मेल है वो आती है। ये जो एक पूरी फॉल्स थ्रेट थी जिसके ऊपर हुआ किया गया, और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। फेक न्यूज़, फेक पोस्ट, फेक ईमेल जिस पर हवा खड़ा किया गया। लेकिन आपने तो हमें खबर दी थी कि ये कुछ ट्वीट्स हैं और फिर उसके बाद 5 आइज़ हैं। फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब कोई और कहानी बता रहे हैं। सेठी साहब, ये इन्होंने अब आज ये एक एफआईआर भी लॉन्च की है एफआईए के सामने, जिसमें उन्होंने लिखा है इसी कहानी जो उन्होंने बात की है। ये पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एफआईआर भी इन्होंने लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। एफआईआर में ये लिखा है कि इनको आज इनका राब्ता हुआ है, एक इनको ईमेल आई है फ्रॉम इंटरपोल न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन से। वहाँ से न्यूजीलैंड पुलिस ने इनको एक ईमेल फॉरवर्ड की है जो कि उनको 18 तारीख को मिली थी। न्यूजीलैंड पुलिस को एक ईमेल मिली 18 तारीख को, 18 सितंबर को। अच्छा। और जो कि उन्होंने आज हमारी हुकूमत को आगे दी है 22 सितंबर को। तो उस ईमेल में क्या लिखा था जो कि आज इन्होंने वो ईमेल आगे कर दी एफआईए को। उस ईमेल में ये लिखा था कि एक साहब हैं, उनका नाम है हमजा अफरीदी, उनके नाम पे ईमेल है 7 समथिंग हमजा अफरीदी। उन्होंने एक ईमेल लिखी पुलिस को कि जी आपकी टीम जो है उसको थ्रेट है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और होटल से लेके जब तक वो जहाज़ पे नहीं चढ़ेंगे हम उनको अटैक करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा। इस ईमेल में ये लिखा है। इन्होंने उस ईमेल को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की वाया आईपी एड्रेस। वो ऐसे चला कि किसी वीपीएन के ज़रिए वो जो शख्स है वो हांगकांग में है। सिंगापुर में वो जाहिर किया गया, लेकिन वो असल सिंगापुर में हाँ सिंगापुर में, हांगकांग में नहीं, सिंगापुर में। वो सिंगापुर में बेस्ड है, मगर उसके साथ कुछ ईमेल्स अटैच्ड हैं। इन्होंने जब तफ्तीश की है, ये कहते हैं कि जो ईमेल्स उस अकाउंट से आ जा रही हैं वो फिर उनमें से कुछ ईमेल्स इंडिया से आ जा रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में साजिश हुई है, बेस्ड इंडिया में थे, लोकेशन इंडिया की थी, और शो वीपीएन के थ्रू सिंगापुर के जरिए वीपीएन के जरिए न्यूजीलैंड को भेजा गया जी। तो सिंगापुर तक तो पहुंच गए हैं डायरेक्ट, और आगे इनडायरेक्ट वो कह रहे हैं कि सिंगापुर वाला जो है उसके तल्लुकात इंडिया में है। अच्छा। मगर वो डिटेल्स नहीं दिए कि इंडिया में कहाँ या कैसे। तो बेसिकली ये कहना है कि 18 तारीख को कोई 6:30 बजे के करीब सुबह वहाँ टाइम पे ये ईमेल रिसीव हुई। उन्होंने उसको स्टडी किया, उससे ये सोचा कि हम ये जेन्युइन थ्रेट है, और अपना पुल बैक कर लिया अपनी टीम को। अच्छा, ठीक। और आज हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान को कि ये ईमेल थी जिसकी बेसिस के ऊपर हमने ये किया है, और इन्होंने अब एफआईआर काट दी है, एफआईए को कह दिया है कि इंक्वायरी की जाए सब चीज़ के ऊपर। तो इनका तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी पूरी हो रही है ना, कि इंटरपोल ये कह रही है कि एक ईमेल भी आई थी न्यूजीलैंड पुलिस को। तो बात यहाँ ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। अच्छा। 18 तारीख को अगर उनको आई है और ये
आज पाकिस्तान को दे रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं दी? क्वेश्चन खड़ा हो गया। इन्होंने मांगी या नहीं मांगी, क्वेश्चन खड़ा हो गया। इन्होंने एविडेंस नहीं मांगी, आज आके इनको न्यूजीलैंड पुलिस एविडेंस दे रही है, और वो भी अधूरी सी एविडेंस के एक ईमेल के ऊपर उन्होंने समझा कि ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ और चौधरी साहब जो हैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे ये एक फॉल्स ईमेल थी, झूठा फॉल्स अलार्म था, और जो मकसद था इसके पीछे यही था कि इसको कैंसिल करवाया जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अच्छा। और जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो गया है। ठीक है। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। इनका ये कहना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब का कि वो साहब जो कह रहे हैं कि जी मैंने जो ट्वीट, मेरा जो फेसबुक पेज के ऊपर जो मैंने लिखा था ये जेन्युइनली एक थ्रेट है, वो कहते हैं जी कि वो तो फॉल्स पेज है, वो तो ऐसे साहब है ही नहीं, और उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की, फेक अकाउंट बनाया गया था। दरअसल हुआ ये है कि वो साहब जो हैं उन्होंने अब एक वॉइस मैसेज भेजी है यहाँ लोगों को, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा ही अकाउंट है और मैंने वो सोच समझ के वो लिखी थी बात। अच्छा। और ये नहीं है कि वो फॉल्स अकाउंट है, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने वो लिखी थी, और मैं समझता हूँ कि मैंने सही लिखी थी, और मैंने एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिसको मैंने खबरदार कर दिया था, मैंने दिया। तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये फेक नहीं है, मैंने किया। मगर इसके अलावा वो कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं दोस्तों के साथ यहाँ कहीं इधर उधर, मैं रिपीट कर देता हूँ, उसमें हकीकत कितनी है वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी किसी ने उनसे रब्ता किया, ठीक है, वाया अ थर्ड कंट्री, क्योंकि उनको पता नहीं था ये कहाँ हैं, ढूंढ के उनसे रब्ता किया और उनसे बात की, और ये पूछा कि ये जो आपने लिखा है फेसबुक के ऊपर इसमें कितनी वजह, क्या जान है नहीं है हमें बताएं। तो कहने लगा, मैंने उन्हें ये कहा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, और मैंने उनको कहा मैं आई स्टैंड बाय जो मैंने लिखा है। अच्छा। तो अब उनकी तरफ से ये इशारा आ रहा है कि अगर उनको कोई ईमेल शीमेल मिली होगी वो अपनी जगह पे, मगर जो मैंने उनको कहा है वो भी मैंने भी कंफर्म किया है इस बात को। अच्छा, तो अब दो जगह से ये बात आ गई कि थ्रेट जो थी उन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने उसको सीरियसली लिया। एक ईमेल आई हुई थी और एक इन्होंने फिर इन साहब से बात भी की जिन्होंने ट्वीट भी की हुई थी, जो तस्लीम करते हैं, ट्वीट नहीं वो फेसबुक पे लिखा पोस्ट की थी। तो यहाँ तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो फॉल्स है, वो कहते हैं नहीं फॉल्स नहीं मैं ही हूँ। अच्छा, आगे आए। आगे ये है कि अब सूरत हाल ये है कि ये जो साहब हैं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कोई था भी प्लान के नहीं था, कोई था भी प्लान के नहीं, या डरावा ही था। उनके पास इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी थी, बहुत सी लेयर्ड सिक्योरिटी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते, तो चलो एक धमकी लगा देते हैं, इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, और शायद ये भाग जाएं न्यूजीलैंड वाले और ये तल्लकात खराब हो जाए, ठीक है, और ये इशू बन जाए। तो अब बात ये है कि ये तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये थ्रेट रियल थी या बनाई गई, मगर न्यूजीलैंड ने इसको सीरियसली ले लिया। और मैं वही अपना पुराना मौक़िफ़ फिर दोहराता हूँ कि न्यूजीलैंड के पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि सारी बात पाकिस्तान को बता देते उस वक्त जो बताई भी होगी, और कहते कि जी फिर आप बताएं, और हम कहते जी कोई इशू नहीं है, सब बकवास है और आप खेलें, हम जो गारंटी दे रहे हैं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि वो खेलते और कुछ हो जाता, वो आते जाते कुछ हो जाता और उनका नुकसान हो जाता। अगर नुकसान हो जाता तो ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं है, वहाँ अवाम ने ये कहना था, मीडिया ने ये कहना था, उनके जो ऑपोजिशन है उसने ये कहना था प्राइम मिनिस्टर साहिबा कमाल हो गया, रिस्पॉन्सिबल आपको एक ईमेल भी आई, आपको फलाने बंदे ने ये भी कहा और आपने छोड़ा, आपने पाकिस्तान की बात मान ली और आपने हमारे लड़कों को इन हार्म्स वे डाल दिया, और देखें क्या हो गया ये तो अगर खुद नुकसान ना भी हो जाए ठाटू तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। तो वो प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो जानी थी। ये मैं आपको बता दूं, ये न्यूजीलैंड है, छोटा सा मुल्क है, वहाँ हर चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है और बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, मिनिस्टर गया, हालांकि मिनिस्टर का कोई तल्लक नहीं होता कि जी ट्रेन कैसे चल रही है नहीं चल रही, मगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, जाहिर है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड। ये कोई हमारी हुकूमत ये कह रही है कंस्पिरेसी थी हमें बदनाम करने के लिए, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता कंस्पिरेसी थी ये नहीं थी, हम रिस्क नहीं ले सकते थे, रिस्क नहीं ले और ये हमारी मौक़िफ़ ये है कि हम कन्विंस नहीं कर सके उनको कि ये था ये नहीं था।
इसके साथ साथ आयशा एक और खबर भी चल रही है, क्या? और वो भी कोई आधी सी चिड़िया की खबर है, क्या? क्योंकि बंदे को बिल्कुल एडमिट करना चाहिए कि कितनी ऑथेंटिसिटी है उस खबर में कि नहीं। हाँ। मगर मेरे जहन में कुछ ऑथेंटिसिटी है, इसलिए मैं अब बताने लगा हूँ आपको। बताएं। कि उस दिन जिस दिन मैच होना था, उस दिन डिप्लोमेटिक में एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमारी एजेंसियों को बताया कि उन्होंने जब, क्योंकि उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से थी, अच्छा। ईमेल वाली भी और वो बात वाली भी, तो उन्होंने मॉनिटरिंग करनी शुरू की कम्युनिकेशंस, फ़ोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक, उनके पास इक्विपमेंट होती है। उन्होंने उनका ये कहना है कि हमने चैटर सुनी है कि शायद ये थ्रेट रियल है। अच्छा। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि हमने भी सुना है चैटर के ऊपर के कुछ ऐसी बात चल रही है। तो फिर जवाब क्या मिला? तो जवाब क्या मिलना था, हमने यही कहा होगा थैंक यू वेरी मच, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारा यही मौक़िफ़ रहा कि ये सब फ्रॉड है, झूठ हवा है, जैसे फवाद चौधरी साहब। मगर अब न्यूजीलैंड के लिए तो ये हो गया ना कि एक साहब हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा ये हैसियत है, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ। दूसरा ये कि एक ईमेल आती है, और तीसरा ये कि यहाँ की जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, आपको पता है 3-4 आइज वाले, वो कहते हैं ना 5 आइज, उनमें से 3-4 तो यहाँ बैठे हैं ना, जहाँ आंखें लेके तो उनकी तरफ से इनको पाकिस्तान को कहा गया, हमने भी सुना है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है 3 लेवल की इंटेलिजेंस थी या कहानियां थी या इंफॉर्मेशन थी, जिसको फिर उन्होंने वहां बैठ के ये फैसला किया कि हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। दिस इज व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड। चलें, अब जो हो गया उस पर अब जवाब मांग रहे हैं फवाद चौधरी साहब। वो न्यूजीलैंड से भी कह रहे हैं कि आप हमें बताएं आपको क्या थ्रेट था। जरा सुनवा देते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की हुकूमत हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम इन वाक़यात के सामने आने के बाद जो आज हमने आपके सामने रखे हैं, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ जो है वो उनका लेगी। और जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक़ है, वो तो उनके जो सफ़ीर हैं वो वाज़े कर चुके हैं कि जो बरतानिया की जो एडवाइज़री है पाकिस्तान के बारे में, वो भी तब्दील नहीं हो रही, और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में ही रखा हुआ है। सो अगर बरतानिया की हुकूमत को, सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो कोई नहीं होता कि ये एतराज़ करे। हम तो बहुत खुल के बता रहे हैं सेठी साहब कि क्या हुआ, कैसे हुआ। समझ ये बात नहीं आ रही कि वो क्लियर क्यों जवाब नहीं दे रहे। अब उनको लिखा भी गया है कि आप बताएं आपको क्या थ्रेट था, वो बता देंगे आपके ख्याल में? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, एक तो उन्होंने ईमेल दिखा दी ना आपको, जी। दूसरा यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी है, उन्होंने कह दिया कि ये भी हमारे पास थ्रेट है। तो 90% तो उन्होंने आपको बता ही दिया है ना, जिसके बेसिस के ऊपर अब आपने एक FIA को कहा है कि प्रोसीड करे, तो ये उन्हीं की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन वो फेक, पाकिस्तान उनको फेक कह रहा है। हाँ, मगर तो अगर फेक है तो फिर FIR क्यों कटवा रहे हैं? हाँ, तो जाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट तो करना है। हाँ। अगर रुक जाओ आयशा, अब बात ये है कि ये तो अब तफ्तीश चलेगी, मगर इसके अंदर जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को अब समझ आ जानी चाहिए कि मसला क्या है, ये इतनी सीरियस थ्रेट नहीं थी। अच्छा, ये कह रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, बोदा कह रहे हैं ना वो उसको। तो और साथ ये भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड को भी एहसास होना चाहिए कि वो भी जल्दी पुल आउट कर दें। एम्बेसडर वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मेरा ख्याल है चौधरी साहब का ये उम्मीद ये दिलवाना चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को एहसास हो जाए हमारी मेहनत के बाद, हमारी कार्रवाई के बाद, कि इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी, और शायद वो अपने फैसलों को रिकन्सिडर करें, और शायद आगे जाके फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरीके से शायद बंद ना हो। ये इसकी तरफ आपको उम्मीद दिलवा रहे हैं कि उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी। अब बात ये तो बातें हैं ना, अंदर की बात तो शायद हमें अभी तक नहीं पता कि उन्होंने क्या पूरी बात की भी है कि नहीं, और ये भी पूरी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और हुकूमत को कन्विंस कर सकेंगी कि ये जो थ्रेट थी ये खोखली थी और आपने बहुत जल्दबाजी की, और चलिए और कोई रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, इसको रिस्टोर करने। जल्दबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने अपील की है नोटिस लेने की, क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनते हैं। We believe this is a campaign against international cricket and ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. नोटिस ले ICC आपके ख्याल में? अच्छा, नहीं, ICC देखिए, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। ये मामला ICC में पाकिस्तान तो लेके जाएगा,
अच्छा। और पाकिस्तान का हक है कि इसको डिस्कशन हो आईसीसी बोर्ड में। मगर वहाँ होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ, 5 साल मैं आईसीसी बोर्ड में आता जाता रहा हूँ। तो बात ये है कि पहली बात तो आईसीसी बोर्ड में ये कोई ना कोई खड़ा होकर ये कहेगा कि देखिए आप यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के साथ बराह रास्त करें, ये आपकी बायलैटरल सीरीज थी, ये आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे नहीं थी। वही डीआरएस वाला जो हम कहेंगे नहीं जी आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे थी, उन्होंने कहा नहीं आपने डीआरएस सिस्टम नहीं अप्लाई किया था, इसलिए इसकी जो नोयत थी वो तब्दील हो गई थी, तो इसलिए ये आईसीसी के अंडर नहीं है, ये आपका एक बायलैटरल मामला है, आप उनके साथ बात करें। और क्योंकि आईसीसी बोर्ड में जो है वो उनका चेयरमैन न्यूजीलैंडर है, तो वो कहेंगे जी आप चेयरमैन साहब आप इनके साथ बैठ के बाहर बात कर लें, तो हमें ना इन्वॉल्व करें इसमें। मगर हमारी तरफ से ये कर नहीं हम आप भी इन्वॉल्व हो, ये हो तो होगा क्या वहाँ, क्या होगा? होगा ये कि सारे जो है ना हिंदुस्तान वाले जो हैं वो बैठे होंगे वहाँ कलम लेके, अच्छा। और वो नीचे देखेंगे ऊपर नहीं देखेंगे, टेकिंग नोट्स वो ऐसे देख रहे होंगे, हल्की सी स्माइल होगी कि पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, मगर बोलेंगे नहीं, और वो ऐसे ऐसे करके लगे होंगे, कुछ कहानियाँ बना रहे होंगे वहाँ, जैसे ना डूडलिंग करते हैं, नोट ने ऐसे ऐसे, और बाकी सारे जो एक एक करके बोलेंगे और कहेंगे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ी अफसोस है, बड़ा कितनी अच्छी चीज़ थी आपकी, इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छी सीरीज जा रही थी, हमने तो इतना सपोर्ट किया आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, हमने तो याद रहे कि 2017 में हमने अपनी टीम भी भेजी थी, अपनी सिक्योरिटी टीम भी भेजी थी, हमने $1 मिलियन भी खर्च किए थे, याद रहे आपको, हमने तो इतना कुछ किया, तो हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा अफसोस है, और सारे रोएंगे। बरसात के मगर हमारा तल्लुक नहीं है इसके साथ, आप उनके साथ ही बात करें, हमने आपका रोना धोना सुन लिया, अब हमारा भी सुन ले रोना धोना, हम आपके साथ। बड़ी बदकिस्मती है, बड़े अफसोस की बात है, मगर देखिए ना इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म तो हो ही रही है ना। तो कोई उनमें से ये भी कहेगा कि पिछले 2 महीने में इतने लोग मारे गए हैं, आपके खुद अखबार ये कह रहे हैं। अच्छा। और टीटीपी की तरफ से ये बयान भी आया है, ये बयान भी आया है, तो इसलिए ये मामले जो हैं ये हमें बड़ा अफसोस है, मगर देखिए ना कुछ हकीकत है ना इसके अंदर, मगर बहरहाल जो भी है हम आपके साथ हैं, मगर आप आपस में बात करें। अच्छा, आपस के बाद आईसीसी इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, उसकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है कि आप आईसीसी को कहें अगर आप ये नहीं करेंगे हम ये कर देंगे, ठीक है, तो ऐसी कुछ नहीं होना। क्या नतीजा निकलेगा और कैसे निकलेगा ये हमें मालूम हो गया। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, बहुत ज़्यादा हमने बयानबाजी सुन ली ईवीएम के मामले पर भी और आई वोटिंग के मामले पर भी, और ऐसा लगता था हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपनी जगह पर डटे रहेंगे, लेकिन अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इन पर एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके लिए पहले तहरीक पेश की जाएगी, जिसके बाद वो कमेटी फॉर्म होगी, सबकी रिप्रेजेंटेशन उसमें होगी। तो आपको लगता है कमेटी तो बन जाएगी, चलें बात बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए कमेटी तो बन जाएगी, मगर किस किस्म की कमेटी होगी पहले ये देख लेते हैं। असद साहब ने बुलाया, ये असद कैसर साहब ने बुला के तो सबसे रिक्वेस्ट की है कि आ जाएं और फिर पहले इत्तेफाक करें, फिर मैं बनाता हूँ कमेटी बनाता हूँ। तो उसमें नून लीग वाले रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ, तो वो जो गुड राना है वो गए थे, जाहिर है गुड राना नहीं जाना था, तो वो गए वहाँ, उन्होंने कहा जी ठीक है हमारे इंस्ट्रक्शंस आ गए, हम बिल्कुल बनाएं आप कमेटी, ऐसी क्या बात। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सिर्फ मशीनों की बात नहीं हो रही, सारी चीज़ों की बात। इसमें मौलाना कैसे जाते, वो तो पार्लियामेंट में है ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं जाते, हाँ वैसे गुड पॉइंट, मगर बात यह है कि मेरी जो चिड़िया है मौलाना साहब के घर में, उसने ये खबर दी है कि मौलाना बड़े अपसेट हैं, नाराज़ हैं कि ये गए क्यों, कौन गए, नून लीग वाले क्यों गए। अच्छा हाँ, वो कहते हैं हमने ये फैसला किया था कि ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ये फड्डा डाल रही है हुकूमत, गड़बड़ कर रही है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये क्यों गए, ये इनको जाना नहीं चाहिए था। अच्छा। और मेरी चिड़िया की ये खबर है कि मौलाना साहब जो हैं एहतजाज करेंगे पीडीएम के अंदर कि ये हमें पूछे बगैर आप लोग उठ के चले गए, ये क्या चक्कर है। तो उठ के कैसे चले गए जब वाकई पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तय किया, तो फिर एक सवाल बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो फिर इसके सवाल के साथ 2 सवाल और निकल आएंगे कि किसका बयानिया है, किसका बयानिया चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया चल रहा है या नवाज शरीफ साहब का। हाँ। उधर नवाज शरीफ साहब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लंदन में बैठ के, वो धंधना रहे हैं और वही अपना पुराना बयानिया और भी सख्त बातें कर रहे हैं, और इधर ऐसे लग रहा है कि मरियम भी चुप है उस तरीके से, और बैड राना भी थोड़ा बहुत चुप है, और अब
और एक आज नोटिस भी इशू हो गया है जावेद लतीफ़ साहब को। जी जी। हाँ, तो वो खबरें तो फिर चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को के बयानिए को बहुत मुतहरिक हैं, ये भी चल रही हैं, आगे किया जा रहा है जी। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वही गेम है जो मैं पहले आपके हमेशा अर्ज करता हूँ कि ये फ्रंट्स पे खेलेंगे। अच्छा। ये बिल्कुल बंद नहीं कर देंगे सब फ्रंट्स, मगर मौलाना अपसेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी भी सोचों में पड़ जाएगी कि यार ये क्या हो गया, ये इन्होंने कोई बराह रास्त तरीके को खोल लिए खाते, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसी में अपनी वैल्यू देख रही है ना कि हमने बड़े बड़े लोगों के साथ खोले हुए खाते, इनको तो बाहर रखा हुआ है, ये तो आते नहीं है। तो अब ये अगर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया थोड़ा बहुत आगे चला तो फिर क्या होगा, तो पीडीएम के अंदर भी फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मगर जाहिर है ये दोनों गेमें साथ साथ चल रही हैं। तो आई बात ये कि जी इलेक्ट्रॉनिक और आई वोटिंग, अच्छा मेरी जो समझ है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि ऑपोजिशन ने ये कभी नहीं कहा कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर आपसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये ईवीएम और आई वोटिंग इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इससे बात हमने करनी है। मगर बाकी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर काफ़ी अरसे से पेशकदमी हो रही है। नून लीग ने भी एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म पैकेज बनाया था, अभी भी वो चल रही हैं बातें। तो और इसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। तो हम बाकी बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की इनकी एटीट्यूड होगी कि हम डायलॉग में रहें, मगर ऐसे ना लगे कि हम डायलॉग ही नहीं कर रहे। जो एक दो एरियाज़ हैं वही दो एरियाज़, वहाँ हम नहीं बात करेंगे, बिकॉज वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया और हमारा भी एक मौक़िफ़ है, और वहाँ पीडीएम तकड़ी और इकट्ठी है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ पीपल्स पार्टी के लिए आपने एक तो तशवीश का जिक्र किया कि इस तरह से उन्हें तशवीश हो सकती है, लेकिन पीडीएम में अगर कोई रखना पड़ता है उससे तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ही होगा ना। ये तो खैर हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आई वोटिंग के हवाले से सेठी साहब, ओवरसीज़ का वोट स्विंग कर सकता है रिजल्ट्स को। 2018 में हमने देखा बहुत थिन मार्जिन था ओवरसीज़ की वजह से, जहाँ जहाँ ओवरसीज़ के वोट ज़्यादा थे। इसीलिए आपको लगता है कि पीटीआई जोर दे रही है क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बाहर बैठा है? देखिए, ऐसे नहीं है कि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बाहर बैठा है। इनको क्या पता कितना इनका वोट बैंक है बाहर और कितना नहीं है, ये तो नहीं पता इनको, क्योंकि पिछली दफ़ा तो बहुत थोड़ी 4 या 5% या 10% से भी कम जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं टोटल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई 10 मिलियन के करीब है, जिसमें से पिछले इलेक्शन के अंदर कोई सिर्फ 1 मिलियन ने वोटिंग की थी। अब तवक्को ये है कि इस दफ़ा 4 या 5 मिलियन वोट्स होंगे, दोनों सारी सियासी जमातें निकालेंगी अपने वोट को जी। अच्छा, अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका ये मतलब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ओवरसीज़ वोट। अच्छा, अब ओवरसीज़ वोट इंपॉर्टेंट है तो मगर वो दोनों तरफ जा सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब मुख्तलिफ असेसमेंट्स हैं। एक असेसमेंट ये है कि 30% वोट जो बाहर है वो कम से कम 30% जो वोट है वो पीटीआई का है। नहीं, वो पीटीआई का, वो पीटीआई ओके ओके। अगर 10 मिलियन से 4 मिलियन वोट करते हैं तो उसमें से 30% मतलब है कि 1.25 1.25 मतलब है कि 1 मिलियन के करीब जो है वो पीटीआई के लिए वोट करेंगे। अच्छा, कम से कम 10 लाख। हाँ, 10 लाख। अच्छा, और ये इनका असेसमेंट है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का, मगर नून लीग का भी वोट है वहाँ और सियासी जमातों का भी है। पता नहीं कि ये मतलब है कि 40% वोट निकलेगा भी कि नहीं, हो सकता है 20% ही निकले जी। तो फिर तो इतनी उसकी अहमियत नहीं होगी, मगर अगर 40% निकलता है तो फिर पीटीआई को सबसे ज़्यादा इनका ये ख्याल है कि पीटीआई को मिलेगा। नून लीग वाला का ये ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, इनको नहीं मिलेगा, मगर ये दिखाएंगे कि हमें मिला है, और इसीलिए ये इंटरनेट वोटिंग कराना चाह रहे हैं। और ये धांधली वहाँ करेंगे उन कंस्टिट्यूंसीज़ के अंदर जहाँ नून लीग का नैरो मार्जिन था विक्ट्री का पिछले इलेक्शन में 2018 में, उस वहाँ जाके वोट हो या ना हो डाल देंगे वोट। और वो कहते हैं ऐसी 20 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जिनमें से वो उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं वो कंस्टिट्यूंसी सारे पाकिस्तान में जहाँ मार्जिन ऑफ वोटिंग जो थी वो 2000, 3000, 4000। लाहौर में इमरान खान साहब एक इलेक्शन जीते हैं वेरी स्मॉल मार्जिन, साद रफीक साहब से, हाँ जी। और उधर ख्वाजा आसिफ बड़े स्मॉल मार्जिन से जीते हैं जी। इसी तरीके के साथ इशू ये है कि रावलपिंडी डिवीज़न वहाँ 7 NA सीट्स निकलती हैं वहाँ, और वहाँ शेख रशीद साहब भी हैं जी।
राजा परवेज़ अशरफ भी हैं, शायद खाकान अब्बासी भी हैं। अब आप सोचिए कि वहाँ के जो इंटरनेट वोटिंग है, अगर वो थोड़ी बहुत ट्वीक कर दी जाए, इधर से इधर कर दिया तो जाए, क्या नतीजे तो निकलेंगे? क्या नतीजे निकलेंगे, हाँ। कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हाँ। इसी तरीके के साथ आप सियालकोट ले लें। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ हैं और बड़ी नैरो विक्ट्री थी, 5 सीटें वहाँ। जी। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो मेरा ख्याल है आसानी के साथ नॉकआउट हो सकते हैं। पहले भी बड़ी नैरो विक्ट्री जी। थी, अब थोड़ा सा इधर उधर किया और वो गए। और सियालकोट का काफ़ी लोग सियालकोट से वहाँ गए हैं बाहर। फिर गुजरांवाला ले लीजिए, गुजरांवाला में 6 सीटें वो नून लीग ले गई थी सारी की सारी पिछली दफ़ा, और काफ़ी ठीक ठाक मार्जिन से। मगर और लोगों का ये कहना कि यहाँ धांधली नहीं हो सकेगी इवन विद इंटरनेट वोटिंग, यहाँ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिर वो कहते हैं जी फैसलाबाद में 10 NA सीट्स हैं, जिसमें से PTI 6 ले गई थी और नून लीग को सिर्फ 2 मिली थी। अच्छा। तो यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, मगर दोबारा। पहले 6 ली थी और पहले वो नून लीग हारी हुई थी, तो यहाँ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। एक आध सीट अगर चाहे तो शायद हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ गड़बड़ होने का इम्कान इतना नहीं है। मगर और भी बहुत से शहर हैं, कराची, इधर उधर सब जगह पे। तो पंजाब के ही तज़किरा हुआ, अभी तो सिंध रहता है, बलूचिस्तान वहाँ से भी लोग गए हुए रहता है। हैं। हाँ, तो लोग तो सारे पाकिस्तान, मगर सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर गए हैं वो जी, पंजाब से पंजाब से। हाँ, और फिर DI खान से गए हुए हैं पश्तून, और फिर इधर से KP से और कराची से। ये 4 चंक्स हैं जहाँ से लोग गए हुए हैं बाहर। तो इंटरनेट वोटिंग रास्ता है रिगिंग करने का, लेकिन आपके ख्याल में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए राइट? देखिए, मिलना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर मेरी ये व्यू है कि जो ड्यूअल नेशनल्स हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। वोट आपका एक ही होता है, जिस मुल्क में आप हैं वहाँ डालें या यहाँ डालें, मगर 2-2 जगह ना डालें। ये मैं समझता, मेरे प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आपकी वहाँ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी टैक्स दे सकते हैं, यहाँ भी टैक्स दे सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर अगर आपको अब रोक दिया गया है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर अगर आपको अभी यही है ना, ड्यूअल नेशनल पार्लियामेंट में नहीं हिस्सा ले सकते ना। अगर ये कानून है तो फिर वोट कैसे हो सकता है, वोट कैसे करें? तो मेरा ख्याल है ये ड्यूअल नेशनल्स के लिए वोट नहीं है, ये उनके लिए है जो कि रेजिडेंट्स हैं बाहर, ड्यूअल नेशनल्स नहीं है। अगर ऐसे है फिर तो कोई इशू नहीं है, मगर अगर इनमें, क्योंकि ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ हमें कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये वो हैं जिनके ड्यूअल नेशनल्स हैं, ये वो हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और रेजिडेंट्स हैं और उधर चले गए, अभी नेशनल्स नहीं हुए वहाँ। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ है, लेकिन इस पर PTI की बड़ा जोर है। उनका ये ख्याल है कि हमें एक मौका मिल जाएगा, जैसे RTS सिस्टम मिल गया था और अब EVMs मिल जाएंगी और उधर से इंटरनेट वोटिंग मिल जाएगी। तो अगर रिगिंग करनी है तो वो थोड़ी सी, वो पता है ओवरसीज पाकिस्तानी की बड़ी तादाद खान साहब की दीवानी है। नहीं तो मैं समझता हूँ कुछ थी, देखिए, मगर मुझे याद है ना एक वक्त था कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर दीवान थे। अच्छा। दीवानी थी सारी पीपल पार्टी की मोहतरमा के ज़माने में। फिर जब मोहतरमा की छुट्टी हुई तो ये मियाँ साहब के पीछे लग गए सारे। ऑप्शंस नहीं होते थे ना सिटी साहब, अब तो खान साहब तो अब ये है कि अब बहुत से लोग दोनों को छोड़ के भी खान साहब की तरफ गए। अब ये हुआ है आयशा कि बहुत से लोग जो हैं वो खान साहब से भी मायूस हो गए। अच्छा। और मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नून की तरफ चले गए, इसका ये मतलब है वो वोट ही नहीं डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी वोटिंग नहीं होगी जितनी ये समझते हैं कि होगी, मगर इनको तो चाहिए थोड़े बहुत वोटिंग हो जाए ताकि ये कह सकें कि ये हमने ये मिल गए हैं। अब वो उसमें अगर जितना चाहें ये दिखा दें, हाँ, जितना आ जाए उतना काफी है, और रिजल्ट पे जाहिर असर अंदाज हो सकता है। जहाँ जहाँ हमने मार्जिन देखे 2018 वहाँ कर देंगे जो करना है हमने। ठीक है, हाथ की सफाई, ईमेल की सफाई, हाँ, हाथ दिखा देंगे, लेकिन कौन हाथ दिखाएगा? अभी तो खैर इस पर बहस मुबाहिसे का सिलसिला जारी है, कमेटी बन गई है, देखते हैं उसमें ऊंट किस करवट बैठता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, खैर इस दौरे हुकूमत में इस्तीफ़े आना कोई नई खबर तो है नहीं, लेकिन ताबिश गौहर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, क्योंकि आप ही ने फरमाया था कि यहाँ इस्तीफ़े देने का रिवाज नहीं है। खबर क्या है? जी, खबर बड़ी सिंपल सी है कि ये इन्होंने इस्तीफ़ा लिया गया है। को काफ़ी डिटेल्स मिले हैं कि इन्होंने अगले 3-4 दिन के लिए पूरा अपना शेड्यूल प्लान्स बनाए हुए थे कि आज हमने वहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, और ये पूरी तैयारी में थे। और उनका पूरे शेड्यूल भी छप चुके हैं कि इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को, इस तारीख को।
तो इनको मेरा ख्याल है वही जो होता है इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर कि पता ही नहीं चलता और छुट्टी हो जाती है। रीज़न क्या था वैसे? रीज़न ये है कि इनकी 2 मिनिस्टर्स के साथ नहीं चल रही, हालांकि बड़े हिपोक्रेसी है कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं हाँ सोशल बिल्कुल मीडिया ऐसे ही के है जी मगर टीवी पीछे पे। से टांग खींची जा रही थी। अच्छा। और इनके ऊपर बहुत से इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर मिनिस्टर्स कुछ चाह रहे थे और ये रोक रहे थे, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी इनको भी और मिनिस्टर्स को भी। फिर उन्होंने जाके इमरान साहब खान को कहा कि ये तो बंदा हर चीज़ में रुकावट क्रिएट करता है, करने नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। खान साहब कह रहे हैं करो करो करो, देखा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी मेरी किसने करनी है, करो। तो इनको जाहिर है ये प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, डरे हुए थे थोड़े से कि जो करना है वो सही तरीके से हो। तो वो फिर नहीं हुआ तो छुट्टी होगी। ओहो, और कहा जा रहा है कि किसी वजीर ने इस्तीफा लिया इनसे, ताकतवर वजीर ने। ताकतवर वजीर ने इनको, जैसे आपको याद है कि जब असद उमर साहब की छुट्टी हुई थी, अच्छा, आपको याद है क्या हुआ था? उनको पता ही नहीं था, वो बेचारे किसी चीज़ हाँ, की वो मुट्ठी तैयारी कर खोलने रहे की बात कर रहे थे कि अब हम, हाँ जी, तो छुट्टी होगी, ठीक किसी है। ने उनको बता दिया कि जी छुट्टी होगी आपकी। शफकत महमूद हैंडसम, हाँ, अब इमरान खान है साहब, पहले, इमरान सबसे खान पहले नंबर पे। नंबर पर इमरान खान, शफकत महमूद, जी। हमाद अजहर, और लाइन लगी हुई है हैंडसम हाँ। की। और वो कुछ जो उनमें से जो पश्तून है वो तो ज़्यादा ही हैंडसम से डबल हैंडसम है। और सभी नौजवान भी हैं हाँ, तकरीबन। हाँ, वो एक आध हैं जो थोड़े मोटे छोटे हैं, वो कराची वाले, अदरवाइज सारे बड़े। वाडा साहब आप देखें ना, पॉइंटेड टो शूज, वो हमें एल्विस प्रेस्ली के दिन याद आते हैं, जी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रॉक एंड रोल। तो ये सारे क्राउड है ना, इसे कहते हैं वो टेडी बेयर, टेडी बॉय क्राउड। अच्छा खैर नहीं, आप छोड़ दें। तो बात ये है कि ये सारे हैंडसम हैं, और ये इनकी सिचुएशन है, ऐसे ही करते हैं ये। अच्छा, मगर मैं अब सवाल आपको एक पूछने वाला क्या? हूं। जवाब मिलेगा? कोशिश करूंगी आपके सामने। तो ये आपका ख्याल है अभी तक कितने ऐसे पीएम्स रिजाइन किए हैं पिछले 3 साल में? मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के। हाँ, गिने जरा, अच्छा, गिनती करें। हाँ। और अगर आपने सही गिना तो आई विल गिव यू, चलो बाद की बात। अच्छा, ये जो उसमें जुल्फी गिने, बुखारी गिने, साहब, गिने, जुल्फी बुखारी थे, तानिया जुल्फी बुखारी, अगर, हाँ मैं हाँ, टिक करता जाता हाँ, हूँ। और तानिया एड्रेस, तानिया, वो तो याद है, 2 हो गए, और जफर मिर्जा साहब जफर हैं। मिर्जा 3 मेरा हो ख्याल गए। है आप इसको तकरीबन मैं अगर काउंट करूं तो ये 8 to 9 है। 8 to 9 है। व्हाट डू यू से? अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है? इसीलिए मुझे पता था ना कि ये आप नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल लाइन लगी हुई है। अभी और ज़ाहिर है। एक आ रहा है, दूसरा हाँ, जा रहा है, जा कहता रहा है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा कहता है खुदा हाफिज, दूसरा कहता है अल्लाह हाफिज। वो ऐसे ही हो रहा है, आ रहे जा रहे, रिवॉल्विंग डोर हो रही है। तो उसमें तानिया आपने नाम ले लिया, एदस, डॉक्टर जफर मिर्जा का नाम ले लिया, नदीम बाबर साहब को आप भूल गए, वो हो, और सैयद शहजाद और अभी कासिम भी हाल ही में डॉक्टर वकार मसूद साहब भी आए। जी। वो तो बिल्कुल सलाम करने आए थे। जैसे ही वो सलाम किया, उन्होंने बाहर जा रहे थे, घर अपने जा रहे थे, तो पता लगा रास्ते में से शौकत तरीन साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं घर क्या जा रहा हूँ, अब परमानेंटली चला जाऊँ तो बेहतर। ठीक है उसके बाद वो जाहिर है आसिम बाजवा साहब थे। जी, फिर आपको आ जाए, आप भूल जाएंगे, ये नदीम अफजल चांद साहब भी बने थे। जी, भूल, उनका नाम नहीं आता यार लोगों को। शहजाद कासिम साहब का भी नाम नहीं वो आता। तो तवनाई के में से तब आप ताबिश गौर साहब पहले भी गए थे, आगे अब फिर छुट्टी हो दोबारा। डॉक्टर फिरदौस आशिक आशिका अवान को आप साहिबा। भूल जाती हैं। नहीं, वो भी भूल बनी नहीं थी सकती। ऐसे असल में वो पीएम। उनकी दूसरी मिनिस्ट्री ज्यादा याद और रहती है। हमारे दोस्त यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी मेरा ख्याल उनकी दोबारा मुलाकात हुई है 15 दिन से, जी, अब फिर हो रही है। दोबारा मुलाकात हुई है उनकी, अच्छा, और वो जो हो गए, law आ रहा है एक ना, चक्कर लगा के वापस हाँ आ जी। गए। और उसके बाद बाबर अवान साहब भूल गए आप, वो भी आए थे, चले गए, फिर वापस आए। आनियां जानियां लगी रहनी है हाँ, ऐसे और साहब। उस्मान डार साहब जिसको आप याद नहीं करते, वो भी एक जमाने में आने जाने लगे। क्या करें अब, इतनी तो ज्यादा 13 चीजें लोग कैसे तो याद मैं रखें? गिन पाया हूँ। चले, अच्छा, मैं ट्विटर पे देख रहा, इसी के बाद 13 की गिनती नहीं आ रही थी, कोई इधर जा रहा था कि इतने ले के बंदे ही भूल गए। चलिए सेठ साहब, क्लोज कॉल की थोड़े से मार्क्स ज्यादा दे दीजिएगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, अब हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। इमरान खान साहब ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए बात की है कि जो अफगानिस्तान में अगर बच्चियों को, ख़वातीन को तालीम से रोका जाता है तो ये गैर इस्लामी है। अब तालिबान अभी तक उन्होंने नुमाइंदगी नहीं दी, लेकिन मेरा ख्याल है सुनवा देते हैं कि खान साहब ने क्या कहा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। Absolutely. Our religion, if anyone has, any idea of what our religion was a liberation of women. And so whenever the idea that women should not get educated is just not Islamic. It might have been some rural culture in Afghanistan, but it is nothing to do with religion. तालिबान का तर्ज अमल क्या, और खान साहब क्या ये कहते खान हैं? साहब कह रहे हैं कि ये इस्लामी चीज़ नहीं है कि आप ख़वातीन को तालीम ना दें। जी, ओके,
अब खान साहब इस्लाम के बारे में तो आपको पता है एक्सपर्ट हैं, तालिबान बेचारों को क्या पता इस्लाम का, वो तो कहते हैं हम हैं ही इस्लामी, मगर उनको क्या पता कि इस्लामिक क्या है और क्या इस्लामिक क्या नहीं है। खान साहब उनको लेक्चर दे रहे हैं, बेसिकली पैगाम भेज रहे हैं, अरे भाई आप लोग इस्लामिक एमिरेट तो बना रहे हैं मगर आपको क्या पता इस्लाम का, इस्लाम के अंदर तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और तो आप ये अब बात ये है कि देखना ये है कि तालिबान इसके ऊपर क्या रवैया इख्तियार करते हैं। तालिबान ने अभी तक कुछ नहीं कहा, ऐसे ही है ना। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ख़वातीन को जल्द नुमाइंदगी दे देंगे। अच्छा, अब बात यह है कि आप तालिबान को कह रहे हैं कि ये करें ये ना करें, अगर उनका इरादे फ़र्क होते, उन्होंने सोचा होता कि नहीं देनी हमने, तो उनको अब बयान आ जाना था कि आप तो मदाखलत कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम क्या इस्लाम है और क्या नहीं, और हम क्या करें या क्या ना करें। और उनकी तरफ से नहीं आया ऐसी। इसका ये मतलब जो मैंने समझा है वो ये है कि खान साहब जब मुज़ाकरात कर रहे थे, और अभी हाल ही में ये इनकी डेलीगेशन भी आती जाती हैं और हमारे DGISI भी वहाँ पैगाम दे के आए हैं, तो इनको पता था कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर देंगे, कुछ लिबास कुछ लिहाज करना पड़ेगा, शरीयत के मुताबिक कर देंगे, मगर तालीम मिलनी शुरू हो जाएगी जी। और उनकी तरफ से भी यही बयान आया कि हाँ हाँ अभी ठहर जाएं, थोड़ा वक्त दें हमें, हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने नंबर लगाने की कोशिश की है कि देखे ना अब फवाद चौधरी साहब आएंगे, जब वो इजाज़त दे देंगे वो आके कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि जी आप ये करें, देखिए ये इस्लामी नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल मुफ्ती हैं, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं। आप एक्चुअली ये है कि आप फतवे भी आप ही देना शुरू कर दें आगे से। तो मेरा ख्याल नंबर लगाए जा रहे हैं और दुनिया को, और एक तरफ तो नंबर लगाए जा रहे हैं हम जैसे नादान लोगों के ऊपर के, देखे जी कितनी पावर है खान साहब की कि उधर समझा दिया। दूसरी वो गोरा बैठा हुआ है, गोरे को बता रहे हैं आप फिक्र ना करें, कि वहाँ इतने हालात ख़राब नहीं है, आप भी रिलैक्स करें, ये तो इस्लामी चीज़ है ही नहीं, और वो इस्लामी लोग हैं वो ठीक करेंगे ऐसी को। बिल्कुल ठीक है। एक तस्वीर के कितने रुख हो सकते हैं ये हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर है, वीडियो मैसेज के जरिए आप सेठी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।